गोगाजी महाराज की जय। बोलो गोगाजी महाराज की। आज गोगाजी महाराज के इस पवित्र धाम में गोगाजी महाराज के मेले के शुभारंभ के कार्यक्रम में हमारे देश में मंच पर विराजमान हम सब के लाडले बागरा विधानसभा से तीसरी बार विधायक और लगातार समाज के अंतिम छोर पे कमजोर से कमजोर व्यक्ति बैठा है, उन व्यक्तियों की भी सेवा करने वाले, लगातार जिनका परिवार भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, के पिताजी के दादाजी सब लोगों ने इस क्षेत्र की सेवा की है। अभी विधायक के रूप में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं सम्माननीय संजीव जी धन्यवाद जी। इस जिले के युवा कलेक्टर आनाराम जी, युवा एसपी विकास जी, यहाँ के प्रधान सम्माननीय मोहनलाल जी भील, या मेरे साथ जुर्जुनों से पधारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्माननीय महेंद्र जी नागवा, सम्माननीय शिवनाथ सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी संत वर्ग, सभी अधिकारीगण और देवस्थान विभाग के एडिशनल कमिश्नर गौरव जी सोनी, ओम प्रकाश जी पालीवाल जी और विभाग के सभी अधिकारीगण, यहाँ पर विराजमान सभी अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हुए हैं, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, आज गोगाजी महाराज के इस एक महीने के मेले के शुभारंभ का कार्यक्रम यहाँ पूजा पाठ के साथ में संपन्न हुआ और आज से ये विशाल मेला एक महीने तक चलेगा। और मैं गोगाजी महाराज का मेरे ऊपर कोई कृपा हुई, मेरे ऊपर कोई आशीर्वाद हुआ, तो इस मेले में मुझे भी आने का अवसर मिला और ये सब कार्य संपन्न कराने में मुझे भी अवसर गोगाजी महाराज ने दिया। निश्चित रूप से ये कोई गोगाजी महाराज का आशीर्वाद होता है जो ऐसे अवसर मिलते हैं। निश्चित रूप से गोगाजी महाराज का सबके ऊपर आशीर्वाद है और यह उत्तर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और मेरे ख्याल से राजस्थान भर के लोग इस मेले में दर्शन करने के लिए आते हैं और गोगाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। और निश्चित रूप से गोगाजी महाराज के आशीर्वाद से उनका परिवार सुखमय रहता है, परिवार में समृद्धि भी आती है और परिवार में शांति भी कायम होती है। ये आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। मैं गोगाजी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि मेरे पूरे राजस्थान के वासियों के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, सभी घरों में सुख शांति समृद्धि और संपन्नता आए और पूरा राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, पूरा राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान बने, आत्मनिर्भर राजस्थान बने और सभी लोग यहाँ रहने वाले सभी खुशहाल हो, ये मैं गोगाजी महाराज से प्रार्थना करना चाहूंगा। वैसे राजस्थान मेलों का प्रदेश है और यहाँ पर कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मेले नहीं लगते। ये हमारी अपनी सनातन संस्कृति है कि राजस्थान में मेलों के विभिन्न जगह रोज कोई कोई मेले लगते रहते हैं, चाहे गोगाजी महाराज का मेला हो, कहीं रामदेव जी महाराज का लगता है, कहीं गंगा जी महाराज का लगता है, कहीं
महादेव जी का लगता है, कहीं पर माता जी का लगता है, कहीं बाबा जी महाराज का लगता है, कई विभिन्न देवी देवताओं के मेले इस राजस्थान में लगते हैं। और इन मेलों के माध्यम से हम सब लोगों को मेलों में आने का भी अवसर मिलता है, दर्शन करने का दर्शन लाभ भी मिलता है, देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही साथ में कई दूर दराज से आने वाले लोग एक दूसरे से परिचित भी होते हैं, एक दूसरे का परिचय भी होता है। मेलों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज जैसे मेला है तो मेलों में जो दुकान लगा करने में कई तरह की दुकानें हैं, उनको ये रोजगार भी मिलता है। तो रोजगार के भी अवसर इस मेलों के माध्यम से कई लोगों को मिलते हैं। ये मेले हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे मेले बार बार लगने चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम को लेकर के हमारा भाव रहता है। हमारा भाव रहता है हम पूरे विश्व को साथ लेकर के चले। हमारा भाव रहता है हम सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चले। हमारा भाव रहता है हम सबसे प्यार करें और सबका विकास करें। हमारा भाव रहता है हमारी सनातन संस्कृति में पेड़ों को भी पूजते हैं, हमारी संस्कृति में पत्थरों को भी पूजते हैं, हमारी संस्कृति में गौ माता और पशुओं को भी हम पूजते हैं, हमारी संस्कृति में कई नदियों को भी पूजते हैं, जल को भी पूजते हैं। हमारी संस्कृति में अग्नि को भी देवता मानते हैं और अग्नि को भी पूजते हैं। तो हमारी जो ये सनातन संस्कृति है वसुदेव हमारी सनातन संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम को लेकर के चलती है और संसार में रहने वाले सभी प्राणियों से प्रेम करें, उनका विकास करें, ये हमारा भाव रहता है। आज यहाँ पर जैसे जो मंदिर बना है गोगा जी महाराज के प्रति सबकी आस्था है, सभी धर्मों की आस्था है और ये सामाजिक सौहार्द का भी एक अच्छा स्थल है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज हम इस मंदिर के विकास के लिए भी माननीय विधायक जी ने भी कहा, माननीय प्रधान जी ने भी कहा। पहले हमारे मुख्यमंत्री 2013 से 18 तक वसुंधरा राजे जी थे, उन्होंने यह मंदिर के विकास के लिए बहुत सारे काम कराए और मैं रक्षा विराजमान से आग्रह करूंगा कि इस मंदिर के जो स्थायी विकास के लिए, जैसे अभी विधायक जी ने बताया, प्रधान जी ने बताया कि जैसे ये जो दर्शनार्थी आते हैं, दर्शनार्थियों के लिए जैसे छाया की व्यवस्था भी टेंट लगा के की जा रही है और के आगे जैसे बैरिकेडिंग लगा के की जाती है, इसमें अपन क्या स्थायी प्रकल्प कर सकते हैं। तो ये जिला विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठ करके, विधायक जी और जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ करके पूरा एक प्लान बना करके मुझे भेजे। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करके इस संबंध में स्वीकृत भी करवाएंगे। एक बार अच्छा सा प्लान आ जाए तो यहाँ सुविधाएं जो विकसित करने की जरूरत है, मेले में जो सुविधाएं जनता के लिए आवश्यक होती है वो सुविधाएं विकसित करके आप प्लान बना। निश्चित रूप से हम हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है उनका भाव रहता है कि हम सब जगह विकास करें। कई मंदिरों में अभी जैसे है ना, कम से कम 27-28 या ज्यादा, इससे भी ज्यादा मंदिरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के लिए घोषणाएं की है। निश्चित रूप से मंदिरों का विकास करना, सभी धर्मस्थलों का विकास करना भी हमारा ध्येय है और निश्चित रूप से हम करेंगे। इस संबंध में ये एक प्रपोजल अच्छा सा आ जाए तो आप मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको भी स्वीकृत करवाएंगे और यहाँ और भी सुविधाएं विकसित हो, लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। दर्शनार्थी जो लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं, महीने पर आते हैं, उनको बिजली, पानी, शिक्षा और सड़कों के संबंध में या सफाई की व्यवस्था के
संबंध में, चिकित्सा के संबंध में कोई तरह की तकलीफ नहीं हो, ये हम आगे आने वाले समय में प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब और एसपी साहब से आग्रह है कि किसी तरह के यहाँ दर्शनार्थी जो आते हैं उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, उनके लिए समुचित व्यवस्था पानी की हो, साफ सफाई की हो या चिकित्सा की सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में हो और कोई तरह की तकलीफ नहीं हो, कानून व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद रहे, आने वाले यहाँ किसी व्यक्ति को किसी तरह की तकलीफ में हो, ये व्यवस्था कायम करें। और ये मेला 1 महीने भर चलता है, बहुत लंबा मेला होता है, एक दिन का मेला नहीं होता। और मेले में जो देवस्थान विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, मैं इनको भी कहना चाहूंगा कि पूरी टीम यहाँ लगी रहे और आर्थिक रूप से कोई तकलीफ नहीं आए। भाई मेले में सारी व्यवस्था पूरा का पूरा खर्चा देवस्थान विभाग करता है, सारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और पूरे प्रशासन के सहयोग से सबकी राय होती है, राय के अनुसार व्यवस्थाएं की जाती है। पूरा का पूरा ये देवस्थान 3 करोड़ के आसपास खर्चा होता होगा करीबन, तो ये पूरा खर्चा देवस्थान विभाग करता है। तो इसमें खर्चे में कोई कमी नहीं है, खर्चा तो पूरा देवस्थान विभाग करेगा, लेकिन जनता को कोई तकलीफ नहीं हो, वो सुविधाएं व्यवस्थित ढंग से सबको मिले, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन पूरा मुस्तैद रह करके 1 महीने तक लोगों को सुविधाएं दे और किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। बाकी अभी जैसे माननीय विधायक जी ने बताया कि यहाँ एक पशु मेला भी लगता है और पशु मेले में भी आसपास के जंगलों से पशु खूब आते हैं और विशाल मेला लगता है। अभी इन्होंने एक वीडियो भी बताई कि उसमें पशु मेले में ऊंट ज्यादा आते हैं, तो ऊंट भी इस क्षेत्र में ज्यादा है, इसलिए ज्यादा ऊंट आते होंगे। लेकिन कलेक्टर साहब ये विशेष रूप से आप मीटिंग करें जनप्रतिनिधियों के मेले से पहले, और पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर भी बैठे हैं और किसी अधिकारी को भेजना है तो मैं वहां से भिजवाऊंगा। लेकिन पशु मेला व्यवस्थित ढंग से लगे, उसमें सारे पशु आए और उनकी खरीद फरोख्त है, जैसे लोगों की पसंद के पशु उनको यहाँ से मिल जाए, खेती के लिए मिल जाए, पशुपालन के लिए मिल जाए, दुधारू पशु है तो वो भी मिल जाए। ये सारी व्यवस्थाएं उस पशु मेले में आने वाले समय में करवानी है। और निश्चित रूप से पशु मेले हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये मंशा है कि राजस्थान भर में पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है कि किसानी के बाद में, खेती के बाद में दूसरे नंबर पर रोजगार का सबसे बड़ा साधन है ये पशुपालन है। और ये पशुपालन के धंधे को हम कैसे मजबूत करें, पशुओं के मार्फत हम रोजगार कैसे दें, इस दिशा में मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पशुओं के संबंध में बहुत सारी घोषणाएं विधानसभा में की है। अभी जैसे यहाँ ऊंट पालन का धंधा है, तो ऊंट पालन में जो ऊंट के पहला बच्चा होता है उसको पालन पोषण के लिए पहले 10,000 रुपए की सहायता दी जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे डबल करके 20,000 करने की घोषणा की है। अब पहला बच्चा ऊंट के होगा उसे 20,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में राज्य सरकार देगी। इसी तरह से पहले पशुओं का कोई बीमा नहीं होता था। जो पशु है ना, चाहे वो ऊंट हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, घोड़ा हो गए, किसी का बीमा नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री जी ने पहले दौर में पहले शुरुआत अभी की है और शुरुआत में दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू बकरी और भेड़ और दुधारू ऊंट का बीमा करने की घोषणा की है। और अभी ये जैसे बजट सत्र खत्म हो गया, अभी इस योजना पर अमल करेंगे। इन पशुओं का टोटल 21 लाख पशुओं का, 5 लाख भैंस का, 5 लाख गाय का, 5 लाख भेड़ बकरी भेड़ का, 5 लाख बकरी का और 1 लाख ऊंट का बीमा हम करेंगे। और जब कभी भी कोई पशु की बीमाधारी पशु की मृत्यु होगी तो सरकार निर्धारित रकम तय करेगी, वो राशि क्लेम के रूप में उनको पशुपालकों को मिलेगी। तो ये सुविधा भी हम आने वाले समय में देंगे। इसी तरह से और भी एक गोपालक कार्ड बनाएंगे और गोपालक कार्ड के मार्फत पशुओं का बीमा होगा। और गोपालक कार्ड के मार्फत गोपालक
पर बैंक से यदि कोई नए पशु खरीदने के लिए लोन लेगा तो 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज से बैंक से मिलेगा। तो इससे भी पशुपालकों को मदद मिलेगी। इस तरह से पशुपालन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणा की है। एक हमने पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है और मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक गाड़ी है, गाड़ी में डॉक्टर्स है, एक कंपाउंडर है और साथ में एक ड्राइवर कम हेल्पर है। ये गाड़ी उसमें दवाइयाँ भी है। ये गाड़ी अभी तो जैसे कैंप कर रही है, अलग अलग गाँवों में भी कैंप कर रही है और एक दिन में 2 काम के कैंप कर रही है। लेकिन अभी जैसे उसका कॉल सेंटर खुलने वाला है, कॉल सेंटर खुलते ही 1962 नंबर पर आप कॉल करोगे तो वो गाड़ी पशुपालक के घर जाकर इलाज करने का काम करेगी। इस तरह से हेल्थ में करते हैं 108 मोबाइल पे अपन फोन करते हैं तो 108 मोबाइल स्थिति कहीं के डिलीवरी पीरियड की महिला पीड़ित है तो उनके घर जाती है, कहीं एक्सीडेंट हुआ तो उनको पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रही है। इसी तरह पर ये पशुपालन मोबाइल वेटरनरी यूनिट है। आप फोन करोगे पशुपालक 1962 में तो पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने का काम करेगी। ऐसे हमने 536 गाड़ियां पूरे राजस्थान में शुरुआत की है जिसका अभी लाभ पशुपालकों को मिल रहा है और आगे आने वाले समय में पशुपालक को घर आकर के इलाज है ना करने का काम हमारी सरकार करेगी। ये बहुत बड़ी योजना है। इस तरह से एक दूसरा विषय और बताना चाहूंगा। इधर जैसे पशुपालक का व्यवसाय करता है तो साथ में गो माता का भी पालन पोषण आप लोग करते होंगे। कई बार क्या होता है कि गो माता इधर से रोड पे आया तो रोड पे विचरण करती है, कई जगह बेसहारा घूमती है। तो ये गो माता है ना, जब से हम लोगों ने गो माता की पूजा या उनका पालन पोषण करना बंद किया या कम किया है तब से हमारे परिवार में संकट आने चालू हो गए। हमारे परिवार में आपस में क्लेश विवाद पैदा हो गए। पहले हर परिवार में गाय माता होती थी और गाय माता की पूजा करते थे, गाय माता को हम पालन पोषण करते तो हमारा परिवार सुखी रहता था, एक रहता, परिवार में शांति और समृद्धि आती थी। लेकिन जब से हमने गौ माता की उपेक्षा की है तब से कई तरह के हमारे संकट हमारे ऊपर आना चालू हो गए। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि भाई हर घर में यदि गौ माता नहीं रखे, हर घर में अपन गौ माता को नहीं रखे, पहले तो हर घर में रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं रख सकते हो तो हर पंचायत में गौशाला खोले और गौशाला खोल करके वहाँ गौ माता का पालन पोषण करे, उनका संरक्षण करे। हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना चलती है। पहले जो गौ माता चल रही है, गौशाला चल रही है, उनके विकास के लिए हम 9 लाख रुपए विकास के लिए देते हैं। 1 लाख रुपए गौशाला वाले जमा कराते हैं तो 9 लाख रुपया विकास के लिए हमारा गोपालन विभाग देता है। टीन सेट बनाओ, खेली बनाओ या गोदाम बनाओ, इस तरह की योजना के लिए देते हैं। और पंचायत स्तर पर जहाँ पर गौशाला नहीं है उन पंचायतों में नई गौशाला खोलने पर एक संस्था बनानी होती है, संस्था बना करके रजिस्टर करनी होती है। रजिस्टर करने के बाद में हमारे वेबसाइट पर उसको आवेदन करना पड़ता है। वैसा भी यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं, पशुपालन विभाग में भी कर सकते हैं। वो करने के बाद में गौशाला शुरू करो, शुरू करने के बाद में 10 लाख रुपए यदि वो संस्था जमा करा दे तो 90 लाख रुपया हमारा विभाग देता है। गौशाला के निर्माण में 1 करोड़ में बहुत बढ़िया गौशाला हो जाती है। इसी तरह से पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना है, उसमें 1,56,00,000 रुपए 1,56,00,000 रुपए की राशि मिलती है। 10% राशि संस्था वालों को जमा करानी होती है। इसमें भी कलेक्टर जैसे कोई यहाँ पंचायत समिति स्तर पर कोई गौशाला बनती तो बाकी हो तो किसी संस्था को आगे ला करके वो नंदीशाला खुलाए, जैसे आने वाले समय में उसका लाभ भी मिले। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गायों को हम जो अनुदान देते हैं 9 महीने का अनुदान देते हैं और जो बीमार गाय है या जो विकलांग गाय है उनको हम 12 महीने का अनुदान देते हैं।
और नंदीशाला में नंदियों के लिए हम 12 महीने का अनुदान देते हैं। तो गायों के अनुदान में मुख्यमंत्री जी ने 10% बढ़ोतरी करके अभी घोषणा की है। 10% बढ़ा करके आने वाले समय में गायों का अनुदान आएगा। तो हमारी सरकार गायों को बचाने के लिए भी, उनके संरक्षण के लिए भी काम कर रही है। निश्चित रूप से बहुत सारी राजस्थान सरकार की जो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को विकास के लिए बहुत सारी योजना संचालित है, उनका लाभ भी हमारे जो पोर्टल है, वेबसाइट पोर्टल है, उनके ऊपर देख सकते हैं। किसान विभाग से एक योजना और चलती है, वो है सीनियर सिटीजन को यात्रा कराते हैं। वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर है, उन लोगों को हम लोग, हमारा देवस्थान विभाग यात्रा कराता है, चाहे वो रामेश्वरम हो, अयोध्या हो, क्या नाम काशी हो, इस तरह से हरिद्वार हो, इस तरह से बहुत सारे तीर्थ है जिनकी यात्रा कराते हैं। वेबसाइट अभी खुलेगी, 15 दिन के लिए वो वेबसाइट खुलेगी, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में आपका जब नंबर आएगा तो आपको नजदीक के रेलवे स्टेशन पर बुलाएंगे और उस रेल के मार्फत आपको बिना पैसे निःशुल्क यात्रा हमारा विभाग है बड़े बड़े तीर्थ स्थानों की कराएगा और उसमें खाना पीना पूरा का पूरा देवस्थान विभाग वहन करेगा। एक पैसा भी आपको घर से देर से खर्च करने की जरूरत नहीं है, पूरा कराएगा। और साथ में हवाई यात्रा भी है। पशुपतिनाथ जो नेपाल में है, उस पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए हवाई जहाज से जयपुर से यात्रा कराएंगे। कोई हवाई जहाज से भी 60 साल से ऊपर वाला यात्री करना चाहे तो वो भी उस पोर्टल पे आवेदन कर सकता है। वहाँ भी वो निःशुल्क यात्रा, एक पैसा भी उनको खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारी सरकार, हमारे विभाग आप लोगों की सेवा में हमेशा तैयार है और ये इसका जो सरकार की योजना का फायदा जरूर है। ये मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। पुनः मैं जिला प्रशासन को और देवस्थान विभाग के सभी अधिकारियों को, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये कार्यक्रम अच्छा करवाया और 1 महीने तक आप अपने पैरों पर खड़े रहे। आप आराम नहीं करे, सरकार आराम नहीं करती है, आप भी आराम नहीं करे। 1 महीने तक इन लोगों की पूरी सेवा दे, एक मैं निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मेरा मजिस्ट्रेट और एसडीएम लोग आदरणीय पंकज जी गढ़वाल और देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त श्री गौरव जी सोनी को, मंत्री महोदय को भगवान गोवा जी का छायाचित्र और साहित्य भेंटकर अभी भी देव भाव की भावना को चरितार्थ करते हो, ताकि आपकी स्मृतियों में सदैव ये रहे। आपके आध्यात्मिक मानस पटल पर हमारी गोवा देवी का नाम सदैव रहे। आपको सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। स्मृतियों का एक लंबा काफिला गोवा जी का साहित्य इस उत्तर भारत की सबसे संस्कृत जाति बराबर मंत्री महोदय को समर्पित भेंट करते हुए मेरा मजिस्ट्रेट और एडिशनल कमिश्नर देवस्थान विभाग अभी मंत्री महोदय का स्वागत देश के बाद में मेरा मजिस्ट्रेट गोवा मेडी श्री पंकज जी गढ़वाल, धन्यवाद सभी को देंगे। आज 2024 का गोवा मेले मेले का जो उद्घाटन माननीय मंत्री जी तुराराम कुमार जी, धन्यवाद जी, सभी के द्वारा किया गया और खास तौर से मैं पहले से मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। अभी माननीय मंत्री महोदय मंदिर के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएंगे। सभी अतिथिगण माननीय मंत्री महोदय के साथ रहेंगे। माननीय मंत्री महोदय अभी मंदिर दर्शन करेंगे, उसके बाद में मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अलग बाहर की व्यवस्था
अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। जो अपना नाम आरोग्य नहीं बता रहा है, मंदिर का नाम सुमन बता रहा है, गाँव लक्ष्मीपुर का रहने वाला है, कहता है ये बच्चा हो मेले में आई एक छोटा बच्चा जिसकी समृद्ध बनाए और माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में ये पूरा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, समृद्ध राजस्थान बने, आत्मनिर्भर राजस्थान बने और राजस्थान पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। ये भगवान जी महाराज से प्रार्थना करता है। जैसे यहाँ मंदिर में लगता है, मेले के लिए 1 महीने की व्यवस्था है, हमारा देव पूरी व्यवस्था और पूरे प्रशासन की मदद से करता है और इसमें जो सभी को निर्देशित है कि कोई तरह की कमी नहीं लगे, उनको पानी की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है और दूसरी तरह की जो भी है यहाँ मेले में कानून व्यवस्था चार शब्द है, किसी तरह का किसी आगंतुक को यहाँ दर्शनार्थी को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, इस संबंध में सख्त निर्णय। सर, जब बीजेपी की सरकार आई है तब तो मेले का डेवलपमेंट हुआ है, खासकर गोगामेडी का पहली बार पैनोरमा बना, उसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएगा। इस बार क्या कुछ नया? निश्चित रूप से यहाँ जो और भी यात्रियों के सुविधा के लिए, उनकी छाया के लिए, उनके आने के लिए, रास्ते क्लियर करने के लिए जो गेट साहब वो निर्देशित किया है और निश्चित रूप से वो प्लान बना करके भेजेंगे। ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख करके उनको स्वीकृत। अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इस मेले को पर्यटन मानचित्र पर उभारने के लिए किस प्रकार का रूट मैप पर्यटन मानचित्र में तो वैसे भी गोगा जी महाराज का है ही है और दर्शनार्थी या पर्यटक यहाँ निश्चित रूप से आते हैं। हर पर्यटक है ना इस क्षेत्र में आता है तो वो गोगा जी महाराज के तो दर्शन करके ही जाता है। पर्यटन मानचित्र में तो अपना भी लोग ज़्यादा आना चालू करते हैं, दर्शनार्थी ज़्यादा आना चालू कर देते हैं तो पर्यटक स्थल बन जाता है। यह पर्यटक से भी ज़्यादा ये दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर लोगों की भावना जुड़ी है, यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी है, तो यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भावना के हिसाब से आते हैं, गोगा जी महाराज से आशीर्वाद लेने आते हैं। सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। आस्था है तो आस्था के हिसाब से दर्शनार्थी और बढ़ेंगे तो और सुविधाएं। माननीय विधायक जी भी इस मामले में सजग हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने भी प्रयास किया और आने वाले समय में भी इनकी राय को मानते हुए हमारी सरकार एक सबके लिए एक माह तक चलने वाला सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर फिर भी सुविधाओं का क्यों अभाव रहता है? 11 ही सुलभ स्थल हैं, उनके लिए पर्याप्त नहीं होता क्योंकि 20 लाख के करीब हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग जो 3 से 4 करोड़ देवस्थान विभाग हर साल में आमदनी प्राप्त करता है, तो इतनी सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहा है? निश्चित रूप से ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु 1 महीने का मेला चलता है उसमें आते हैं और गोगा जी महाराज का आशीर्वाद लेकर जाते हैं।
हमारे देवस्थान विभाग और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है कि हम आने वाले यात्रियों को पूरी सुविधा दें, यहाँ सुविधाएं विकसित भी करें और यहाँ आने वाले यात्रियों को कोई तरह की तकलीफ नहीं पड़े। इस दिशा में हमारी सरकार ने, पहले वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी उस समय यहाँ पर विकास के बहुत सारे काम भी करवाए और अभी है ना, इसको जो ये देवस्थान विभाग मेला भी आयोजित करता है, 3 करोड़ के आसपास खर्चा होता है, तो वे पूरा विभाग ही वहन करता है, इतना मेले का आयोजन करता है। ये सारी सुविधाएं विकसित करने का काम हमारा विभाग ही करता है। अब स्थायी प्रकल्प के लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आने वाले समय में और यहाँ जो सुविधाएं विकसित करना है, उन्होंने विधायक जी से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सभी से राय लेकर के वो एक स्थायी प्रकल्प के लिए हमको प्रस्ताव बना करके भेजे और निश्चित रूप से हमें मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उनके निवेदन करके यहाँ और सुविधाएं विकसित कैसे हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। सर, दूसरा पशु मेला है गोगामेडी मेला, पशु पालकों को विशेष सुविधाएं देने के लिए किस प्रकार की होगी? पशु मेले में वैसे ये तो बहुत पुराना मेला है और पशु मेले में क्या क्या यदि कोई कमी है तो आने वाले समय में इसको हम दिखवाएंगे। मेले में भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं खुद मेले में उपस्थित हूँ और पशुपालकों को, जो हमारी सरकार पशुपालकों के लिए प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, उनको उनके आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध हो और पशुपालन जो कृषि के बाद में सबसे बड़ा राजस्थान में पशुपालकों के लिए आय का साधन है, किसानों की आय का साधन है, उनको हम और कैसे सुदृढ़ करें, इस दिशा में हम काम करेंगे। और हमारी सरकार ने अभी बहुत सारी योजनाएं भी जो है ना वो बनाई है। पशुपालकों के लिए बीमा योजना भी शुरुआत की है, भेड़ बकरी गाय भैंस और ऊँट के दूध बीमा करने की घोषणा की है। पशुपालकों को बैंकों से ऋण नहीं मिलता तो हमारी सरकार ने गोपालक कार्ड बनाने की भी घोषणा की है, जिसमें 1 लाख तक का बिना ब्याज से उनको पशु खरीदने के लिए लोन मिलेगा, जिससे वो अपना रोजगार भी चला सकेंगे। इस तरह से ऊँट के पहला बच्चा ऊँटनी के होता है तो उसके ऊपर पहले सहायता राशि उनको 10,000 रुपये दी जाती थी, अब उसको मुख्यमंत्री जी ने 20,000 करने की घोषणा की है। उन पशुओं के इलाज के लिए भी हमने पूरे राजस्थान में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है, जो पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने का काम करेगी। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी की मंशा है कि पशुपालकों को हम कैसे मजबूत करें, किसानों को हम कैसे मजबूत करें, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में और काम करेंगे। वैसे आपको विधायक महोदय ने भी अवगत कराया था, भादरा में कई गाँव में पशुओं की मौत हुई थी, हजारों की संख्या में, सर ने भी आपको अवगत कराया था। कब तक उनका कुछ कोई पहले पशुपालकों के बीमा की योजना नहीं थी, इसलिए पशुपालक मनुष्य के भी जैसे मौत होती है और जिसका बीमा होता है उसको बीमा क्लेम भी मिलता है, इसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने बीमा योजना की शुरुआत की है। आने वाले समय में पशुपालक अपने पशुओं का बीमा कराएंगे और कैसे ऐसी आकस्मिक मौत, चाहे दुर्घटना में हो, चाहे जहरीली घास खाने से हो या अन्य कोई है ना तरह की मौत है, आपदा से हो, अतिवृष्टि से हो, तो उनको वो मुआवजा राशि मिलेगी। थैंक यू। अपने बच्चे आरोप लगाए और अपने माता पिता और परिवार को भी जुड़ गए।
इधर से ऊपर से
फोटो खिंचा ऐसा लगा जी हमारी फोटो बढ़िया करेंगे सर वहाँ पे रास्ता करें सर वहाँ पे सदुपयोग है खुले मिले कलेक्टर साहब ये हमारे सहायक आयुक्त साहब पहले आदमी है मेडल ये ध्यान दे साहब टाइम वेस्ट ना करो जल्दी करो अपने जल्दी करो चलो
बस बस रोक ले भाई। आपकी गाड़ी कहाँ है? एक सर प्लीज एक बार सम्मित तो है सेल्फी मोड कर दिया ठीक है बुला दिया एसी साहब कहाँ है?